दोस्तों नमस्कार, मैं स्तुति पेटवाल। दोस्तों अगर आपके इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही पर्सनालिटी आई है जिनके मजबूत इरादों ने उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाया, जिसके चलते वे बनी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली बधिर महिला एथलीट। और दोस्तों वो नाम है अमीषा चौहान जी। और अमीषा जी, आज आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मुझे अपने स्टूडियो पे बुलाने के लिए। अमीषा जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ये होगा कि हर बड़ी कहानी जो होती है ना, उसकी एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर होती है। तो आपका ये जो सफ़र था माउंटेनियरिंग का और फिर बाद में स्कीइंग का, वो कहाँ से शुरू हुआ? मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी। ओके। और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के ही रह जाऊँ, कि मुझे कुछ अलग करना था। अलग करने के लिए फिर मुझे सोशल जो फेसबुक है उसी से पता चला कि ट्रैकिंग करके कुछ होता है। और फिर इसके बाद मैंने अपने कदमों को कॉर्पोरेट एक कंफर्ट जोन से बाहर आई, और बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि ट्रैकिंग करके कुछ होता है। फिर इसके बाद मैंने मेरा पहला जो ट्रैकिंग था 2016 में वो मैंने किया था, और 11,000 की फीट में मैंने कंप्लीट किया। तो मैंने आसमान की तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान को छू रही हूँ। और फिर मुझे मेरा जो बचपन का सपना जो मुझे याद आया कि हमेशा से मेरा सपना था कि मुझे पायलट बनना है। आसमान में उड़ने का सपना मेरा हमेशा रहता था, क्योंकि मेरा हेयरिंग का प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मेरा हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने कदमों से ही आगे बढ़ के आसमान को छूऊं। और 2016 में मैंने डिसाइड किया था कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उसको मैं फतेह करूँ। बहुत बढ़िया। अमीषा जी, आपने बहुत प्यारी बात बोली अभी कि अपने कदमों से ही मैं आसमान को छूऊं। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना कितना जरूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो ठीक आप सीखते भी हैं, और आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। आप फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, क्योंकि बहुत सारे जो यूथ को मैंने देखा है कि हमेशा एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, एक अपने टेबल पे अपने चेयर पे बैठ के ही। फिर इसके बाद बाहर निकलना ही नहीं होता है घर से। ऐसे में तो यूथ कैसे स्ट्रांग बनेगा? तो उनको कम से कम अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान होना देना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी यूथ से कि वो जितना भी एडवेंचर करे तो कम से कम नेचर से थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पाए, ताकि वो अपने माइंड से काफ़ी ओपन हो पाए और काम में भी उनको दिल लगेगा फिर। दोस्तों, माँ प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अमीषा जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि साल 2019 में जब आपने एवरेस्ट फतेह किया था, हमें पता लगा कि उस समय हालात बेहद चैलेंजिंग बन गए, खासकर जब जो ट्रैफिक जैम की वजह से जो स्थिति आई थी, जिसकी वजह से दोस्तों कई माउंटेनर्स थे जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी। तो उस सिचुएशन में आपने कैसे अपने आप को मेंटली रेडी किया फेस करने के लिए जो कुछ भी आगे हो सकता था? अगर मैं अपनी 2019 की एवरेस्ट की जर्नी बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा, और हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें का फेस किया है। और मैं अगर बताऊँ तो मैंने एक हफ्ते में 2 बार एवरेस्ट क्लाइम किया था। पहले जो हफ्ता मतलब पहला जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मैं 100 मीटर से रह गई थी, 100 मीटर से। 100 मीटर से? हाँ, जस्ट 100 मीटर से। और जब आप 100 मीटर से रह जाते हो ना, तो आपका जो दिल होता है ना वो टूट जाता है कि कैसे मैं 100 मीटर से रह गई। और इसके पीछे रीजन ये था कि मेरा जो शेरपा था उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था, और अच्छा। मेरे शेरपा ने मेरे साथ आगे जाने के लिए मना कर दिया था। फिर इसके बाद मैं साउथ समिट में पहुंच गई थी। साउथ समिट से समिट का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है, राइट? तो 0 होने के बाद वहाँ पे दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मेरे पास थोड़ा सा एक दिमाग काम कर रहा था कि अगर मैं अकेले चले भी जाती हूँ तो वापसी में अगर मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फिर इसमें मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगी, हाँ। राइट? तो फिर ऐसे में मेरा दिमाग थोड़ा सा काम किया, और मैंने एक राइट डिसीजन लिया कि नहीं, मैं शेरपा का भी यहाँ रिस्क लेना नहीं चाहूंगी और खुद की भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहूंगी।
तो ऐसे में मैंने एक राइट डिसीजन लिया कि मैं वापस बेस कैंप जाऊंगी और जो सेकंड विंडो ओपन होती, तो मैंने ऐसे में डिसाइड किया कि सेकंड विंडो ओपन जब होगा उसमें मैं क्लाइंब करूंगी। फिर इसके बाद कैंप 4 पहुंची। कैंप 4 जब पहुंची तो हवा इतनी तेज चलने लगी थी कि हमारी टीम में से 2 लोगों की जानें चली गई, और जब मुझे पता चला कि उनकी जानें चले गई तो मैं और ज्यादा घबरा गई। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या पता मेरे साथ भी कुछ हो जाए, मेरा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। मुझे लगा अब शायद मैं भी नहीं बच पाऊंगी। सुबह उठी तो देखा मेरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। मैंने फोन निकाला और मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। कम से कम एटलीस्ट मैं अपने घर वालों को अपना एक मैसेज छोड़ देती हूँ। एक होता है, पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, तो एक फौजी की बेटी होने के नाते मेरे दिमाग में एक आया कि जब जवान जब बॉर्डर में लड़ता है और गोली खाने के बाद वो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती है। मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि मेरी सांसें जब तक नहीं रुकेगी मैं हार नहीं मानूंगी। तो ऐसे में मेरा एक जज्बा था, एक हिम्मत थी कि नहीं, मैं इसको गिव अप नहीं करूंगी। फिर इसके बाद मैंने अपना बैकपैक किया और सीधा नीचे नीचे उतरना शुरू किया। गिव अप करने का आपने नहीं सोचा? आपने बोला कि बिल्कुल कदम नहीं। तो मैं बढ़ाती जाऊंगी राइट। और देखा जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे बेस कैंप में ऐसे डिसीजन लिया कि मैं फिर से जाऊंगी। फिर अगले दिन शेरपा अरेंज करके हम मिडनाइट में क्लाइंब करना शुरू किया। जैसे तो जब कैंप 3 और कैंप 4 के बीच में एक डेड बॉडी मिली मुझे वहाँ पे देखने। फिर इसके बाद कैंप 4 में पहुंची मैं। शाम को हम लोग निकले। जब हम कैंप मतलब समिट की तरफ बढ़ते गए तो मैंने देखा मेरे सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है एक रोप पे। एक और आगे मैं बढ़ी। फिर आपका साउथ समिट आता है। साउथ समिट के बाद हिलरी चप्स आता है, जो लास्ट का सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेस होता है जी। तो वहाँ पे एक रोप लगी होती है। हाँ। और इसी रोप से आपको असेंड भी करना है और डिसेंड भी करना है। एक डेड बॉडी ऐसे लटकी हुई थी, राइट, रोप पे लटकी हुई थी और उसी रोप को आपको क्रॉस करना था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी डेड बॉडी देखी तो है, मैंने कभी उसको टच नहीं किया। तो आप सोचो, अगर आप किसी की डेड बॉडी को पकड़ के और उसको क्रॉस करते हो तो कैसा लगता है। फिर मुझे करना ही था। मंजिल इतने करीब थी कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए क्रॉस करना ही पड़ेगा मुझे। क्रॉस करने के बाद फिर से बाद मैं जब समिट पे पहुंची तो सच में मुझे बहुत रोना आया और जल्दी से मैंने अपने देश का झंडा निकाला और उसको फहराया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने नीचे डिसेंड करना शुरू किया। तो डिसेंड में ट्रैफिक जाम में मैं फंस चुकी थी। ओके। तो ट्रैफिक जाम में वही हिलरी चप्स की बात करूं तो वहीं पे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं कहाँ जाऊं। एक रोप को पकड़ना और उस पर सेल्फ एंकर लगाना वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो रहा था। कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। ऐसे में मैं 15-20 मिनट वहाँ पे अटकी रही और बहुत तेज हवा भी चल रही थी। फिर इसके बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। साउथ समिट में हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का बोतल चेंज किया। पर जब डिसेंट का टाइम, एक होता ना खुशी, तो खुशी के मारे आप ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली नया फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाता है। राइट, मतलब एक एनर्जी आ जाती है ऑटोमेटिकली। कैंप 2 में रात को 12 बजे पहुंची। उससे अगले मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं उठ नहीं पा रही थी। मेरे लेफ्ट फुट में फ्रॉस्ट बाइट जो है वो होना शुरू हो गया था। आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हुआ इस अनुभव के दौरान? फिर मेरे लास्ट के जो 4 फिंगर्स जो है उसमें नेल्स नहीं है और कुछ फिंगर्स जो है वो आधा मतलब कट चुका है। तो दोस्तों, आपने इनका अनुभव सुना। हमें तो सुनने में ही रोंगटे खड़े हो चुके हैं, लेकिन देखिए इनकी जो विल पावर थी उसी ने इनका जो डर था उस पर जीत हासिल करी और आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल भी मिली। अमीषा जी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। जैसे जो यूथ है ना आजकल के, वो छोटी छोटी बातों की वजह से अपना जो कॉन्फिडेंस है और जो विल पावर है खो देते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपने कुछ करने की ठान ली है, अगर आपने अपना ड्रीम बना लिया कि मुझे ये करना ही है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके रास्ते में पत्थर कांटे जो भी आए, आपको डिमोटिवेट होना ही नहीं है। आपको जस्ट फोकस करना है अपने गोल पे। जब आपका गोल पे फोकस रहेगा ना तो आप फिर कहीं पे भी नहीं भटकोगे। या फिर आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हो गए हैं या फिर आपके घर वाले परिवार वाले हो गए, तो उनसे थोड़ा सा बातचीत कीजिए, क्या परेशानी है, क्या पता उनसे भी हल निकल जाए। क्योंकि कई बार मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो डिमोटिवेट से आपको अपनी बातों को मन में मत रखिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उससे मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, बहुत सारे हल निकल जाते हैं।
डीमोटिवेट से मोटिवेट होने का रास्ता है कि आप एक तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, राइट एम को अपने आंखों के सामने चलाते रहिए, अपनों से कांटेक्ट में रहिए। राइट। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जो यूथ है जो माउंटेनियरिंग या स्कीइंग में आना चाहता है, करियर परस्यू करना चाहता है, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? माउंटेनरिंग में करियर बना सकते हैं। पहले जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि क्या इसमें करियर बन सकता है, लेकिन बन सकता है इसमें करियर। इसमें यह है कि हमारे इंडिया में जैसे इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, तो वहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर आप जॉब कर सकते हैं या फिर ओके। आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं एडवेंचर फील्ड में। और सबसे पहले तो आपको कोर्स कंप्लीट करने होंगे, जैसे आपके बेसिक कोर्स हो गए, फिर इसके बाद एडवांस कोर्स हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू। और इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है MOI, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे अगर कोई 12th कर चुका है? हाँ, 12th के बाद भी कर सकते हैं और आप 10th में भी हैं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ओके, तो उस टाइम पे भी आप क्योंकि एडवेंचर कोर्स भी होते हैं जो 14 डेज के होते हैं, जो बच्चे का कोर्स चलाया जाता है, उसमें भी एडवेंचर कराया जाता है। और दूसरा, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो आपको फिर माउंटेनियरिंग कोर्स करना होगा। और शुरुआत जो होती है वो बेसिक कोर्स से ही होती है। अमीशा जी, जो बाधिर लोग हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमारे खेलों में? बधिर वाले जो बच्चे हैं जी, उनको भी माउंटेनियरिंग की कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, अब जो बधिर बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, बहुत ही कम जो बच्चे हैं उन्होंने भी अभी शुरू कर दिया है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है दोस्तों। आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके रूटीन का सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला चीज़ है उनका स्मार्टफोन। ये जो टाइम है जो हम स्मार्टफोन्स में लगाते हैं, ये हम अगर किसी स्पोर्ट्स में लगाएं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूथ्स के लिए? स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही डेंजरस, फोन से थोड़ा साइड होके और आप स्पोर्ट्स में नहीं हो तो कम से कम एडवेंचर में अपनी रुचि रखे, थोड़ा नेचर से कनेक्ट होइए और जितना हो सके ट्रैकिंग कीजिए, क्योंकि ट्रैकिंग में ही मज़े भी हैं और इसमें आपको लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप ना नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। विदाउट अ डाउट हमारे आगे, सभी के आगे बहुत सारी चैलेंजिंग परिस्थितियां भी आती हैं, तो ऐसे में आपने बताया ट्रैकिंग एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रेस बस्टर्स हैं जो आपने भी अपनी इस मुश्किल यात्रा में जिनका सहारा लिया है? वो मैं सबसे ज़्यादा भगवान को याद करती हूँ और मेरे लिए महादेव हैं जो उन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया है। किंग में भी क्या हमारा जो यूथ है वो करियर बना सकता है, आगे जाके अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड डिपार्टमेंट का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनका क्राइटेरिया में यही है कि जैसे अगर आप ओलंपिक में या एशियन गेम्स में, इंटरनेशनल लेवल वाले गेम्स में अगर मेडल लेके आते हो तो स्पोर्ट्स कोटा में आपको जॉब मिल सकती है। आपने हमारे देश का नाम अलग अलग जगह अलग अलग खेलों में रोशन किया है, अभी आगे आपके क्या लक्ष्य हैं? विंटर डेफ ओलंपिक जो है 2027 में होने वाले हैं ऑस्ट्रिया कंट्री में। ओके, तो मैं अभी उसकी तैयारी कर रही हूँ। हमारा जो यूथ है जो अपने अपने पसंद के स्पोर्ट्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है और वो या तो ये इंटरव्यू सुन रहा है या कहीं ना कहीं से उनकी आंखों में ये सपना है कि हाँ हमें अपने देश के लिए खेलना है, तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता? मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं ये बोलना चाहूंगी, एज इज जस्ट ए नंबर। चाहे अपने 25 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं, 30 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हम सभी से साझा करी और हम सभी की शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और इसी तरह आप उत्तराखंड का और हमारे भारत का नाम यूं ही रोशन करते रहें। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।